नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आखिर वो घड़ी करीब आ चुकी है जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों को 10 सालों से इंतजार था। सूबे में होने जा रहा विधानसभा चुनाव के बाद जल्द ही पहले की तरह जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलने जा रहा है और ये बात श्रीनगर जाकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। तभी से वहां के राजनीतिक दल राज्य का दर्जा वापस किए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि पहले चुनाव होंगे, उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, जबकि जम्मू कश्मीर की नेता पहले स्टेटहुड फिर चुनाव की मांग कर रहे थे। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देने पर उमर अब्दुल्ला जैसे नेता विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की जिद पर कायम है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो क्या यहाँ के सियासी समीकरण बनेंगे, ये समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि अब जन्नत में सियासी जंग शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई सरकार चुनेंगे। वो दिन जल्द आएगा जब जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में अपना फ्यूचर बनाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 1,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। शुक्रवार को श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग का संदेश भी उन्होंने दिया। भले ही मौका योग दिवस का था, लेकिन इरादा इसके जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने का था। योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी देखने को मिली है, जिससे संकेत मिलता है कि यहाँ के लोगों को विधानसभा चुनाव का किस तरह से इंतजार है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में बीते 10 साल में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है। पहले तो वहाँ के राजनीतिक हालात के कारण और बाद में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद चल रहे परिसीमन की वजह से। बहरहाल अब राजनीतिक हालात भी बदल चुके हैं और परिसीमन का भी काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट करने को लेकर भी आदेश जारी कर दिया है और ये काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। कुछ दिनों तक कभी हाँ कभी ना वाला दौर चला। बाद में बीजेपी और पीडीपी ने साथ मिलकर सरकार बनाई।
जिसमें महबूबा मुफ्ती राज्य की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन आम चुनाव से पहले 2018 में बीजेपी के गठबंधन तोड़ लेने से महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन विधानसभा के नहीं हुए। फिर बीजेपी के केंद्र की सत्ता में लौटने के बाद 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक हर हाल में जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लेने का निर्देश दिया। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कह दी है। लेकिन चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाले उमर अब्दुल्ला जैसे नेता अब भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की जिद पर कायम हैं। ऐसे में देखना होगा कि जम्मू कश्मीर को चुनाव से पहले कैसे कैसे सियासी रंग देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जन्नत में सियासी जंग का ऐलान हो चुका है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भरत सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और मोहम्मद अनायत, नेता पीडीपी। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विजय खेरा जी भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, प्रवक्ता बीजेपी। पहला सवाल भरत सिंह जी से, इस पहल को आप जम्मू कश्मीर के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं? भरत सिंह जी। सुप्रीम कोर्ट का, देखिए कोर्ट का आदेश है और उसे मानना भी पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की जनता का जिस तरह से रुझान है, वहाँ की जनता को तकलीफ ना हो, इस सब बातें ध्यान में रखते हुए और चुनाव होता है तो मुझे लगता है बेहतर होगा, देश के लिए बेहतर होगा, वहाँ की जनता के लिए बेहतर होगा। भरत सिंह जी, मेरा सवाल ये था कि क्या अलगाववादी अब अपनी हरकतों से बाज आ गए हैं, या चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले फिर वही वो काम करेंगे जो करते आए हैं? भरत सिंह जी, आपको क्या लगता है, माहौल चेंज हुआ है? देखिए, माहौल अगर चेंज होता तो ये पिछले एक हफ्ते में जो 3 वारदात हुआ है, वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां हुई वहाँ पे, तो भाजपा अगर ये कहती है कि सब कुछ जम्मू कश्मीर में सही हो चुका है या 370 धारा हटा देने से सब सुख शांति आ गई है, तो ये आपको भी दिखता होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि क्या चुनाव करवाने का उचित समय है या नहीं? भरत सिंह जी, सीधा जवाब। देखिए, कोर्ट के आदेश का पालन करना तो सबका कर्तव्य होता है। भरत सिंह जी की आवाज कट गई है। हमारे साथ मौजूद हैं विजय खेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी। विजय खेरा जी, जो आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं घाटी में, 2-4 दिनों के अंदर घटी हैं, उसके बाद क्या यह मान लेना चाहिए कि जन्नत में चुनाव करवाया जा सकता है, कश्मीर में चुनाव करवाया जा सकता है, कि अभी भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? हम तो अभियान चुनाव करवाए हैं और इतनी सफलता से करवाए हैं कि पूरा विश्व देख रहा था और चौंक गया। इतनी सफलता से चुनाव 40 साल के बाद हुआ है। 40 साल से 5%, 12%, 17%, 4% इस तरह की वोटिंग होती थी। इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ के 40 साल के का हम लोगों ने वोटिंग करा दी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है, ये ऐतिहासिक जीत है जम्मू कश्मीर में कि लोग वोट डालने आए, खुलेआम लोगों ने वोट डाला, उनके मन से डर निकल गया। जरा सोचिए सही, कभी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने ये भी एक आश्चर्यजनक रूप से सफलता के साथ कर दिखाया। और इससे ज्यादा क्या चाहिए था? इतनी वोटिंग, हैवी वोटिंग हुई है, इसका मतलब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है हम वहाँ शांति स्थापित कर सके, हम वहाँ के लोगों के मन से डर निकाल सके। इसी डर के बारे में बात करते हैं मोहम्मद अनायत से, नेता पीडीपी हैं। मोहम्मद अनायत जी, आज की सुबह से तस्वीरें देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री को लेकर काफी जोश और खरोश देखा गया। महिलाएं, बच्चे, युवा सभी सामने आए और अपनी खुशी जाहिर की। क्या लगता है, घाटी का माहौल बदल गया है सियासी कवायद के लिए?
जहाँ तक आप जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें वो फाइनलाइज कर रहे हैं अपना वोटर लिस्ट, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब कुछ तभी हो रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस निस्बत बहुत कैटेगोरिक ऑर्डर्स हैं कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में आप सितंबर तक इलेक्शन करवा लीजिए। और अगर आप मोदी जी के योगी डे, ये अपना योगा डे के बारे में बात करना चाहते हैं और उसके पार्टिसिपेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप देखिए उस पार्टिसिपेशन में किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें तो पार्टिसिपेट करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और उसमें तो पार्टिसिपेट करने वाले गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, जिनको ये कैटेगरी का ऑर्डर था कि आपको वहां पे आना पड़ेगा और कंपलसरी बना दिया गया उनके लिए। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि उसमें कोई प्राइवेट सिटीजन कितने थे उसमें अदर देन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो और मोहम्मद दूसरी अनायत चीज साहब, आप ये ये कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमारे ये ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर में ये नहीं होता कि सितंबर तक आपको वहां पे जनरल इलेक्शंस करने हैं, अदरवाइज तो नहीं होते, क्योंकि बीजेपी ने तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने अनायत के साहब, लिए आप बड़ा कोई दब कसर दब के छोड़ी अपने नहीं। खुले दिल से बात नहीं कर रहे हैं। आप सीधे बताइए ना कि वहाँ की जनता चुनाव चाहती है या नहीं चाहती है। बिल्कुल चाहती है, बिल्कुल चुनाव चाहती है जनता, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चुनाव का यो जहाँ पे अभी हो रहे हैं हमारे इलेक्शंस, उसके लिए हम अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो डिसीजन दे दिया है, उस डिसीजन के कंक्लूडिंग में अपने रैशनल में उन्होंने ये बात जाहिर की कि रियासत जम्मू कश्मीर में सितंबर एंड तक इलेक्शंस होने चाहिए। ये तो एक खुशाइंद बात है और यहाँ पे अवाम, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खुशखबरी है, खुशाइंद बात है। खुशाइंद बात है। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि जनता खुले दिल से इस फैसले का सम्मान कर रही है और चाहती है कि चुनाव हो। यही कह रहे हैं मोहम्मद अनायत बिल्कुल साहब। बिल्कुल बिल्कुल ये कर रहे हैं कि पहले तो हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, आपने देखा कि उसमें कितना ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन हो गया और लोगों ने उसको पार्टिसिपेट करके बीजेपी के खिलाफ वोट देके, बीजेपी के अलायंस के खिलाफ वोट देके उनको ये बता दिया बीजेपी की सरकार को कि जो आपने अगस्त 2019 में जो फैसला लिया था, वो फैसला रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं था। और दूसरी चीज ये है कि आने वाले इलेक्शनों में भी बीजेपी को ये दिखाया जाएगा कि आपकी जो पीछे जो भी आपकी पॉलिसीज रही हैं, जो आपकी देश दुश्मन पॉलिसीज रही हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ आपकी पॉलिसीज रही हैं, उन पॉलिसीज को हम मुस्तरद करते हैं और आने वाले इलेक्शन। चलिए ठीक है, अगर आप कर पाएंगे तो आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ ले रहा हूं, क्या पीडीपी आने वाले समय में बीजेपी के साथ फिर आ सकती है या नहीं, और आएगी तो किन मुद्दों पे आएगी? हाँ, इसमें मैं एक चीज आपको बताऊंगा। आपने अभी जो मैं देख रहा था यहाँ पे कि पीछे बोला गया था, जो पीछे बीजेपी की सरकार बनी थी वो बीजेपी के साथ अलायंस में बनी थी, लेकिन उस समय बीजेपी तैयार थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो उनके साथ एग्री कर रहे हैं। तो आज की डेट में तो हमें कोई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट नजर नहीं आ रहा है बीजेपी के साथ। चलिए, आप कह रहे हैं बड़े नेताओं का मसला है, बड़े नेता ही फैसला करेंगे, फैसला करेंगे और आज की डेट में तब आप उसको स्वीकार करेंगे। तब देखिए, ऐसा है कि भाषा न बदल जाए, इतना ध्यान रखिएगा। भरत सिंह हमारे साथ मौजूद है। भरत सिंह जी, घाटी में तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब सियासत की बात आती है और सत्ता की बात आती है तो सबकी जबान फिर जाती है। सत्ता में भागीदारी के लिए तमाम तरह के समझौते होते हैं। आपको ये समझौते कांग्रेस के दृष्टि से कितने उचित लगते हैं, कितने अनुचित? भरत सिंह जी। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने जिस तरह से पिछली बार भाजपा के साथ गई है, उनका अनुभव वो समझ गई है और जानती है कि भाजपा क्या कहती है और क्या बोलती है और क्या करती है। देश के प्रधानमंत्री आज जाके वहाँ पे एक बहुत अच्छा उन्होंने भाषण भी दिया, बहुत अच्छा उन्होंने तो वहाँ पे एक तरह से जनता को जो देते आए पिछले 10 सालों से आश्वासन, वो तो करते हैं और वो करके आए हैं। लेकिन मैं ये फिर पूछ रहा हूँ कि पिछले 15 दिनों में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं घाटी में घट रही हैं, क्या यह उचित समय है? क्या इसे पूरी तरह से शांति करवा? भरत सिंह जी, अगर यही सवाल आपके समय में पूछ लिया होता जब आप चुनाव करवा रहे थे, सत्ता में थे केंद्र में, कि क्या उस समय स्थितियां कैसी थी, उसके मुकाबले तो यहाँ बहुत बेहतर स्थिति है। हमारे साथ डॉक्टर विजय खेरा हैं। विजय खेरा जी, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर आप पूर्ण राज्य की घोषणा नहीं करेंगे, मैं वापस आऊंगा भरत सिंह जी आपके पास।
विजय खेरा जी, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, बोलने का पूरा मौका दीजिए। अरे भरत सिंह जी, अभी 1 घंटे की डिबेट है, बारी बारी से बात कर लेते हैं। नहीं, मेरे पास आप तो 2 सेकंड नहीं रुके, उसके बाद चले गए। अच्छा चलिए बोल दीजिए आप, 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप अपनी पूरी बात रख लीजिए। जी जी, अगर आपको सुनना ही नहीं है तो अरे भरत जी आप बोलिए ना, आपको 2 मिनट है, आप बात करिए सीधे। मैं प्रसन्न जी ये कह रहा हूँ कि सब कुछ जो प्रचार भाजपा पिछले 10 सालों से कर रही है कि घाटी में हमने सब कुछ सही कर दिया है, सब खत्म कर दिया है, आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कोई मौत नहीं हो रहा है, सारे पंडित, कश्मीरी पंडित खुशी हो गए, सुखी हो गए हैं। मैं कहता हूँ अगर ये सब कुछ सही हो गया है तो चुनाव होना चाहिए। अगर ये सब सही नहीं हुआ है तो मेरा अभी भी मानना है कि वहाँ की जनता का सुरक्षा पहला मुद्दा होना चाहिए। जब तक जनता सुरक्षित नहीं है तब तक जो है इस तरह से शांति वहाँ पे करना है, इस तरह से जनता को सुरक्षा देना है, उसके बाद चुनाव की बात होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी हुई क्या है, या मिसाल नहीं कायम हुई? भाजपा प्रसन्न जी, भाजपा क्यों भाग गई उस चुनाव से, क्यों नहीं अपना कैंडिडेट उतारी? और आप कहते हैं चुनाव के लिए, चुनाव से तो पूरी तरह से भाजपा भाग गई है। उन्हें पता है कि कश्मीर में मैंने जो किया है वह मेरे खिलाफ जाएगा, कश्मीर की जनता मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, कश्मीर की जनता पूरी तरह से, घाटी की जनता पूरी तरह से भाजपा को नकार चुकी है और यही डर की वजह से भाजपा वह चुनाव नहीं लड़ी लोकसभा का। अब देखिए विधानसभा चुनाव होना चाहिए, वहाँ के फायदे के लिए, वहाँ के हित के लिए विधानसभा का चुनाव होना जरूरी है। वहाँ पे जब चुनाव होगा, जब वहाँ पे लोग जब अपने प्रतिनिधि के पास जाएंगे काम करवाने के लिए, तो होना भी चाहिए ना। अगर वो नहीं होगा तो कौन करेगा? केंद्र तो करने वाले नहीं है। चलिए ठीक है, अब आपकी बात पूरी हो गई, अब हम जवाब ले लेते हैं विजय खेरा जी से। डॉक्टर विजय खेरा कह रहे हैं आप चुनाव तो करवा रहे हैं लेकिन चुनाव में लोकसभा में हिस्सा नहीं लिए, जिस तरीके से लेना चाहिए उस तरीके से हिस्सा नहीं लिए आप। जी देखिए, अब इतना सफेद जब कोई झूठ बोलता है तो उसका जवाब देना कठिन होता है। थोड़ा बहुत झूठ हो बोले तो समझ में आता है। आपने अभी हिस्सा लिया है चुनाव में, अभी सीट जीते हैं, अब अभी क्यों बोल रहे हो? पहले चुनाव में गए थे और कैसे आप जीत गए वहां पर, अभी जीत के आए हो ना। और इतनी हैवी वोटिंग पोलिंग भी हुई है ऐतिहासिक रूप से, फिर भी उसको क्रिटिसाइज जरूर करना है इनको जबरदस्ती। आतंकवाद का सवाल, विजय खेरा जी, मैं एक दूसरा सवाल पूछ रहा था आपसे कि उमर अब्दुल्ला जैसे नेता कह रहे हैं कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला तो मैं चुनाव में नहीं उतरूंगा, मतलब उनकी पार्टी उतर सकती है, वो नहीं उतरेंगे। इस बयान में कितनी गंभीरता है? दूसरा, पूर्ण राज्य का दर्जा देने में दिक्कत क्या है जब आप ऑलरेडी इस मांग को मान चुके हैं एक तरीके से? तो पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कौन मना कर रहा है? हमने मान लिया और हम देंगे भी, नहीं भी सुप्रीम कोर्ट कहता, नहीं भी ये बात आती तब भी कह चुके थे कि परिस्थितियां ठीक होती ही पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 1 2 नहीं 50 बार प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी। आज की बात, सुप्रीम कोर्ट तो आप बाद में गए हो, सुप्रीम कोर्ट तो आपके लागू नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट तो आप जाते ही नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट को आप मानते नहीं थे, भारत के संविधान को आप मानते ही नहीं थे। आज कम से कम इतनी तो इनके मुंह से बात निकली कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। पीडीपी वाले प्रवक्ता ने आज ये तो बोला, बड़ी खुशी हुई हमको कि आप भारत के संविधान में विश्वास करने लग गए हैं। विश्वास तो उस समय भी करते थे डॉक्टर विजय खेरा जी, जब आपके साथ भागीदारी की। नहीं, यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं पता, माफ कीजिए, हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं आपसे, आपको इस बात का आइडिया ही नहीं, ना संविधान लगता था, कोई चीज नहीं लगती थी भारत की वहाँ पर, सब कुछ इंडिपेंडेंट था ऊपर से नीचे तक, हर चीज उनकी असेंबली से पहले क्लियर करानी होती थी। 3 से 70 के पहले हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय आर्मी डिप्लॉयमेंट के, एक्सटर्नल अफेयर्स और बॉर्डर की सीमा की रक्षाएं और कम्युनिकेशन और ओशन और स्काई। इसके अलावा भारत सरकार के पास 5 चीजों के अलावा कुछ नहीं था, वो सब इनके पास था और उसी का लाभ उठाते रहे ये लोग, लूटते रहे वही के लोकल लोगों को। जैसे ही वो फ्री हुए इनको बाहर निकाल के फेंक दिया, पीडीपी को भी एनपी को भी, दोनों को हटा के वहाँ के लोगों ने तुरंत बाहर ही निकाल के। मोहम्मद अनायत जी, अपने आप में डॉक्टर विजय खेरा बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आपने अपने ही लोगों को लूटा, सत्ता पाते ही लूटते थे, उसके बाद एक से एक घोटाले सामने आते थे, जो किया है निकाला ना, आपके सामने तो है, सारी जमीनें निकली मुफ्ती जी के सबके लोगों के पास, उन्हीं की नहीं, सारे बड़े नेताओं की निकली, वहाँ के सारे बड़े नेताओं के लिए की निकली जमीन। सारा कुछ हुआ है, घोटाला क्यों नहीं तो हुआ? मोहम्मद अनायत साहब, क्या जनता, आप अलगाववाद की बात करके केवल जनता को लूटने का काम किए या वास्तव में उनकी बात पहले तो
पहले जनता तो ने मैं अपना गुस्सा दिखा भी दिया तुरंत आपको इसी चुनाव बिल्कुल में कुछ बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल 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 मोहम्मद अब अनस आप साहब मुझे से जवाब तो बोलने ले लेने दीजिए। बाहर मुझे तो निकाल के बोलने रख दिया। दीजिए। हाँ मोहम्मद मुझे अनस साहब बोलने बोलिए। दीजिए। पहले तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो मेरी इनसे गुजारिश होगी, हैंड फोल्डेड गुजारिश होगी कि पहले एक बार देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है और जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या लिखा हुआ था। एक बात। दूसरी बात ये हुई कि यहाँ पे कि बीजेपी ने क्या किया पिछले 2 जो उनके टर्म्स रहे उसमें उन्होंने क्या किया, कश्मीर में क्या भलाई लाई, कश्मीर की अवाम बीजेपी से कितनी खुश है, बीजेपी की अवाम हमारे प्रधानमंत्री के काम से कितनी खुश है, वो आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्शंस हुए उसमें आपको पता चला होगा। अरे पूरे हिंदुस्तान में पता चला उसका। वो तीसरी बार सत्ता में आया। अरे मोहम्मद अनस साहब कैसी बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं मोदी जी से नाराज है, मोदी जी सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं आप। नहीं मोहम्मद अनस साहब आप सुनिए, तथ्यों पे बात करिए। अभी तो सरकार में आए हैं, तीसरी बार सरकार में आए, आप कह रहे हैं न जनता नाराज है। इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं, इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ जो मैंने बोला कि अगर इन्होंने कल पीछे भी मैंने एक प्रोग्राम में बोला था कि बीजेपी के जो हमारे स्पोक्स पर्सन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि उनकी बात में कोई दम है या नहीं है, लेकिन उन्होंने शेखियां मारना बहुत अच्छी तरीके से सीखा। और इसमें कितना इन्होंने जो भी बातें बोली कि बीजेपी की सरकार आने के बाद या 2019 के बाद कश्मीर में कितनी चेंजेस आई हैं, वो कितनी चेंजेस आई है उसका जवाब आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पीछे मिल गया। जितने भी इनके जो क्या बोलते हैं उसको दोस्त लोग हैं, जितने भी बीजेपी के दोस्त लोग हैं, तो वो तो उनको तो कुछ मिल ही नहीं पाया, वो तो कुछ ले ही नहीं चलिए पाया। मोहम्मद अनस साहब मुझे बस एक बात बता दीजिए, चुनाव की घोषणा भी हो गई लेकिन आप खुले दिल से अभी भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोगों के साथ। आपसे मैं फिर पूछ रहा हूं, आपके दिल में क्या है, खुल के बता दीजिए। किस चीज के बारे में? हर चीज के बारे में। अब तो आपको ही अगला 5 मिनट दूंगा मैं। आप नाराजगी दिखाना चाहते हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं। अगले 5 मिनट में मैं उससे भी कम वक्त में अपनी बात खत्म कर लूंगा जी। अगर आप बीजेपी एनडीए नहीं, बीजेपी एनडीए को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को भी छोड़ दीजिए। आपके मन में क्या है, कश्मीर को कहां देखना चाहते हैं अगले 5 साल में? कश्मीर के लोगों के लिए क्या चाहते हैं, क्या संविधान चाहते हैं? भारत के साथ आप क्या समझ रहे हैं कि भारत को अलग करके देख पाएंगे कश्मीर को? खुल के बोलिए मोहम्मद अनस साहब, आप खुल के बोलिए। आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? अरे ये तो है, लेकिन आपकी बात से लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं मन में, कुछ है आपके मन में जो बोल नहीं पा रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं मेरे मन में क्या छुपा है। अगर आप अंतर्यामी है तो देख लीजिए। और मैं तो वो क्या बोलते हैं उसको, जो क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं कोई मेरे पास ऐसी चीज के जो मैं आपको एक्सरे निकाल के। चलिए ठीक है मोहम्मद अनस साहब, बता दीजिए कि अगला 5 साल में आपका क्या रहेगा कश्मीर के लिए विजन? अगले 5 साल के में आप पीडीपी के लिए जो हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल क्लियर है हमारा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। और जहां तक यहाँ की बात है कि हमेशा पीडीपी ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर दैट मैटर ऑल्सो, जो आपने उमर अब्दुल्ला साहब की भी बात की, उन्होंने ये कहा कि जितना जल्द हो सके कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कर दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों की एक पॉपुलर गवर्नमेंट आ जाए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ जाए। और यहाँ पे अभी आप ये देख रहे हैं, अभी हमारे खेरा साहब भी बोल रहे हैं या भरत जी भी बोल रहे थे, खेरा साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे पता नहीं क्या क्या था, क्या क्या हो रहा था। हमारे दिल्ली में कोई कंट्रोल ही नहीं था और सारा कंट्रोल तो एरिया था और उन्होंने लूट लिया और उन्होंने जमीनें ले ली। तो मुझे ये अब बताइए, फॉर गॉड से, भगवान के लिए सिर्फ मुझे एक चीज बताएं कि एक पीडीपी नेता का नाम बताए कि जिसको किसी भी करप्शन केस में अभी तक चार्जशीट फाइल किया गया हो या उनको किसी भी ब्राइबरी केस में, करप्शन केस में उनको एक्यूज्ड घोषित किया गया हो। चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ डॉक्टर विजय खेरा जी, आप आरोप लगाते हैं, एफआईआर होता है, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल होती है? नहीं, एफआईआर चार्जशीट चालान फाइल होने की बात तो बड़ी दूर की बात है। आप मुझे सिर्फ 1, 2, 3 पीडीपी नेताओं के नाम बताइए, वर्कर्स के नाम बताइए जिनके खिलाफ कोई इवन एफआईआर रजिस्टर हुआ होगा करप्शन के नाम पर या मिस अप्रोप्रिएशन नाम पर, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर, मुझे बताएं। तो लेकिन ऐसे आरोप लगाना नहीं देखिए, है ऐसे आरोप है मोहम्मद अनस साहब, लेकिन इसका जवाब हम डॉक्टर विजय खेरा जी से लेके चाहूंगा। अगर आप नहीं मेरी बात सुनेंगे तो आप सुनिए, मैं नाम ले लूंगा, लेकिन एक काम विजय खेरा जी का है। विजय खेरा जी आप जवाब दीजिए। देखिए,
एक का नाम बताएं खेरा साहब, जितने आप बताएं खेरा साहब, एक बताइए कौन सा नेता हो गया करप्शन में? जितने भी प्रमाण थे वो भी सामने आए हैं। वो मुझे एक नाम बताइए ना, एक इंस्टेंस बताइए ना, एक उदाहरण दे दीजिए ना। सुन तो लीजिए उनकी बात आप 2 मिनट बाद सुन लीजिएगा, समझ के आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। एक एक करके सबके प्रमाण सामने आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये क्लियर कट कहा था पीडीपी नेता मुफ्ती जी ने, खुद कहा था मैडम ने कि हमको पाकिस्तान से बात करना चाहिए। 1 नंबर 2, ये भी कहा था हम खून की नदियां बहा देंगे। नहीं, आपको देखो, पाकिस्तान से बात करने वाली बात तो अलग है, मैं उस पर अरे नहीं सुन तो आऊंगा। लीजिए पूरी लेकिन बात, आप आपने- उनकी बात आप ध्यान से आपने सुनिए। सिर्फ ये बोला था कि लूट हमें लिया, मालूम है, ये लूटने वाले की बात कहाँ से आ गई? अरे अभी जो हमारे जो मैं बता देता हूँ मोहम्मद अनास साहब, आप बोलने रोशनी नहीं देंगे, लैंड आप घोटाला ये का नाम तो सुने होंगे आप। किसका? रोशनी लैंड घोटाला। हाँ, तो उसमें रोशनी एक्ट लाने वाले जो थे यहाँ पे, गुलाम नबी आजाद साहब, उनको तो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने, उनको तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री से नवाजा। जिस रोशनी एक्ट को आपने रिपील कर दिया, जिस रोशनी एक्ट को आपने कैंसिल कर दिया, वॉइड कर दिया, उस रोशनी एक्ट को लाने वाले जनाब गुलाम नबी आजाद साहब हैं। और इस गुलाम नबी आजाद साहब को बीजेपी के और प्रधानमंत्री जी के उनके कसीदे पढ़ने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए पार्लियामेंट में उनको अवार्ड कर दिया गया पद्मश्री का। उससे भी पहले सुन लीजिए, उससे भी पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आजाद की सरकार कार्यकाल में 2 बार इसमें अमेंडमेंट हुए थे, आपको तो मालूम है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ये रोशनी एक्ट आया, अरे उससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का नाम आप छुपा ले गए। आप देखिए, रोशनी एक्ट की जहां तक बात है, मैंने आपको बोला पहले तो उन्होंने एकदम स्पेसिफिक एक्विजिशन लगाया था कि पीडीपी ने लूटा। कैसे लूटा? उन्होंने जमीनें ले ली, करप्शन कर दिया। ये एक भी कोई इंस्टेंस, एक भी एफआईआर साइट कोड नहीं करता है जिसमें कोई पीडीपी वर्कर का नाम दिया। दूसरी चीज, आपने रोशनी एक्ट की बात की, और रोशनी एक्ट में भी देखिए कौन सा पीडीपी वर्कर, कौन सा पीडीपी लीडर लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व था। दूसरी भाई मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के समय में अमेंडमेंट हो रहा है, नेताओं को जमीन बांटी गई, कनाल तो मालूम ना 25,000 कनाल। आप मुझे बोलने दीजिए, और उसके बाद रोशनी एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था कि लैंडलेस लोगों को जो उनकी ऑक्यूपेशन में स्टेट लैंड है या दूसरी कोई नॉन प्रोप्राइटरी लैंड है तो उनको दी जाए। जबकि रोशनी एक्ट रिपील मोहम्मद अनास साहब मुझे जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। रोशनी लैंड एक्ट, उनका ऑर्डिनेंस मोहम्मद अनास साहब 30 सेकंड में जवाब चाहिए आपसे जमीन दी जाए। कि रोशनी लैंड घोटाला हुआ या नहीं? एक्ट को रेप्लिकेट किया, रोशनी लैंड घोटाला हुआ या नहीं? क्योंकि बीजेपी सरकार अरे रोशनी लैंड घोटाला हुआ या नहीं? हाँ या ना जवाब दे दीजिए बस जी। रोशनी लैंड घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? क्यों इतना जवाब चाहिए आपसे? कौन था उसमें इन्वॉल्व? घोटाला हुआ था तो कौन था ये तो बताएं। अरे बता तो रहा हूँ आपको, सबका नाम तो दे दिया आपको। उसमें मैं बताता हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब की जमीन नहीं निकली उसमें। मैं बताता हूँ। मुफ्ती मोहम्मद साहब ने अमेंडमेंट नहीं किया जानबूझ के ताकि फायदा दिया जा सके। अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो मैं बताता हूँ। उसमें 3-4 लोगों का नाम आया था, जिसमें हसीब बाबू का नाम था, गुलाम नबी आजाद का नाम था, एक और हमारे एक्स एमएलए थे उनका नाम आया था कि ये लोग रोशनी घोटाले में उन्होंने एनक्रोचमेंट किया है, लैंड ग्रैबिंग की है, 100 ऑफ कैनाल्स, ऐसा करके आया था। लेकिन उसके बाद जब उनका पेपर में आ गया, उन्होंने एफिडेविट फाइल कर दी, अंडरटेकिंग दी, और उनके नाम की जो प्रोप्राइटरी लैंड है, उनके दादा परदादा के नाम की जमीनें, और जो रकबे में, जो एरिया में कोई 4-5 कैनाल से ज्यादा नहीं थी। इसको और इस चीज को चूंकि उस समय बीजेपी को ये जस्टिफाई करना था, मुझे लगता है मोहम्मद इनायत साहब आपने केवल आधे घंटे का समय दिया है। आप मेरी बात, मोहम्मद इनायत साहब आपने आधे घंटे का समय दिया था, अगर आप जुड़ना चाहिए तो जुड़े रहिए। रूल जस्टिफाई करना था, इनको यहाँ पे जस्टिफाई करना था प्रेसिडेंशियल रूल को, उसके लेके उन्होंने कुछ बनाना था, कुछ बारूद बनाना था, और उसको उन्होंने रोशनी एक्ट को बना दिया, उसको रिपील कर दिया। बारूद को बनाना था, बहुत अच्छा। उसी रोशनी एक्ट को उन्होंने रेप्लिकेट करके जमीन आप लोग हड़प लिए और बनाना था बीजेपी सरकार को। चलिए, होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तकरार की इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय खेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी, भरत सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। हम लोग चर्चा कर रहे थे मोहम्मद अमीन साहब की कश्मीर में लेकर
जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर एक तरह की कसमकस देखी जा रही है। कुछ लोग चाहते हैं चुनाव हो, लेकिन उनके दिल में कुछ ना कुछ है जिसको लेकर वो अपनी बात बयां नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले मोहम्मद अनायत जी जुड़े थे, पीडीपी नेता हैं। उन्होंने उनकी नाराजगी भी दिखती है सरकार के फैसलों से, 370 के हटाने के फैसलों से उनकी नाराजगी भी दिखती है। वो चुनाव भी चाहते हैं, सत्ता भी चाहते हैं, और कथित तौर पर कहीं न कहीं दबी जबान से अलगाववादी नेताओं वाली भाषा भी बोलना चाह रहे थे। हालांकि उनको पूरा मौका मिला और उन्होंने इस बात को खुल के नहीं बोला। तो आखिर क्या कारण है मोहम्मद अमीन साहब कि वो चाहते क्या हैं ऐसे लोग? देखिए, आप भी कश्मीर गए होंगे या उससे पहले मैं भी गया हूं और लोग भी जाते रहे, लेकिन हमेशा जब भी आप श्रीनगर में लैंड करते हैं, वहां पर लोगों से बात करते हैं, तो आपसे जब सलाम दुआ होती है तो कहते हैं आप इंडिया से आए। उनका हमेशा यही 370 खत्म होने से पहले ही आदत थी, हमेशा वो यही कहते थे, पूछते थे आप इंडिया से आए। मतलब वो अपने को भारत का हिस्सा समझते ही नहीं थे, न अंदर कोई देशभक्ति थी इंडिया के लिए। लेकिन जब से इस गवर्नमेंट ने 370 हटा दिया और झंडे का एक ही निशान हो गया, तिरंगा ही लहराया गया, और तिरंगा ही अब एक देश का, राष्ट्र का और प्रदेशों का हमारा फ्लैग है, राष्ट्रीय फ्लैग। तो उसके तहत वो उनके अंदर दिलों में कसक है, उसके कारण वो दबी जबान में तो चाहते हैं, उनको सब कुछ दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है कश्मीर में। जो पहले एक परिवारवाद था, एक समाजवाद नहीं था, परिवारवाद था, तो अब समाजवाद आ गया है, समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अभी देखिए इस गवर्नमेंट ने, मैं कहूंगा ये सब रिकॉर्ड में है, इस गवर्नमेंट ने अभी आते ही एक बकरवाल जो कि ट्राइब है, बहुत ट्राइब है, उन बकर चौराहों में से एक को एक एमपी राज्यसभा बना दिया 6 साल के लिए। कितनी बड़ी बात है कि उसको नॉमिनेट किया गया, नॉमिनेट मेंबर है, वो अपने एरिया में कुछ भी काम करेगा। आपका कहने का मतलब है वहाँ के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों को भी अब सशक्त और मजबूत किया जा रहा है, और ये काम कर रही है बीजेपी सरकार। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन, एक बड़ा सवाल है कि जो देश विरोधी ताकतें थी या अलगाववादी ताकतें थी, उनको ताकत मिलती कहां से थी? क्या पाकिस्तान से या भारत के ही नेता उनको दे रहे थे ताकत? देखिए, ये अलगाववादी जो लोग थे, जिनको हमारे देश के अंदर विश्वास नहीं था, हमारे फ्लैग के साथ विश्वास नहीं था, हमारे नियमों और शासन में बिलीव नहीं करते थे, वो हमसे पैसा जरूर लेते थे और हमारे साथ ही दगाबाजी करते थे। यानी वो देश के नहीं थे, और विदेशियों से जो पैसा आ रहा था वो भी लेके अपने लिए हित में खर्च करते थे। बल्कि विदेशी का पैसा या देश का पैसा जनता हित में नहीं खर्च हो रहा था, बल्कि वो अपने लिए खर्च करते थे, अपने बच्चों के लिए खर्च करते थे, विदेशों में पढ़ाने के लिए भेजते थे, और हमेशा वहाँ की जनता को भटका के रखते थे और समाज को इस तरीके से। लेकिन उनको रिकॉग्नाइज कौन करता था? मोहम्मद अमीन साहब, वही मैं पूछ रहा हूँ कि उनको ताकत मिलती कहाँ से थी? बताया ना, हमारे देश के बजट से मिलती थी और बाहर के विदेशी पैसे से मिलती थी, पैसे ही ताकत मिलती थी, और इसलिए वो हमें हमारे खाते। क्या राजनीतिक सत्ता, सीधा सवाल है कि क्या राजनीतिक सत्ता भी ऐसे तत्वों को बना के रहना चाहती थी? हाँ, आपने देखा पंजाब में भी यही हाल था। पंजाब में भी कुछ लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया गया, चाहे वो कहीं से आया हो, इसी तरह बाहर विदेशों से आया हो। इसी तरह कश्मीर में है, अब पंजाब में शांत हो गया मामला। अब देखिए अभी कश्मीर में भी है, अंदर तो कुछ है ना, कंडे की आग की तरह नीचे नीचे आग नजर। भरत सिंह जी हमारे साथ, भरत सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। भरत सिंह जी, देख रहे हैं बीजेपी ने एक अच्छी पहल शुरू की है, लेकिन पीडीपी प्रवक्ता जाते जाते बात कह दिए कि जो मोदी जी की सभा में आए थे सबके सब सरकारी कर्मचारी थे। अब इसके क्या मायने लगाए जाएं कि मतलब मोदी जी से लोग नाराज हैं, चुनावी प्रक्रिया से नाराज हैं, या उस मुफ्तखोरी से नाराज हैं जो अब नहीं मिल रही है, और ये बड़े नेता ही कर रहे हैं ज्यादातर? जी, अमीन जी जो है बहुत गंभीर आरोप इन्होंने लगाया है, और ये गंभीर आरोप लगाया है वो मोदी की सरकार के ऊपर लगाया है। क्योंकि पिछले 10 सालों से सरकार कौन चला रहा है? मोदी सरकार चला रहे हैं। एनडीए की सरकार अब चल रही है, अभी तो इससे पहले तो मोदी की सरकार हुआ करती थी। तो मुझे लगता है अमीन जी, आपने जो आरोप लगाया है मैं उससे मानता हूँ कि बहुत गंभीर आरोप है, और ये सही आरोप आपने लगाया है। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि वहाँ की जनता, जब मैं जाता था उतरता था तो पूछते थे कि क्या आप भारत से आए हैं? यानी कि वहाँ की सारी जनता
या तो इंडिया की नहीं है या तो पाकिस्तान की है, या तो अपने आप को अलग समझते हैं। ये अमीन जी का अरे उन्होंने सच्चाई बता दी भरत सिंह जी, फिर आप बातों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। क्या मतलब यहाँ हमारे व्यूवर को आप घुमा रहे हैं। यही कारण है कि देखी नहीं। सुन तो लीजिए भरत सिंह जी, आप उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो हमारे जो व्यूवर हैं, दर्शक हैं, आपके इस षड्यंत्र को क्या वो नहीं समझ रहे होंगे। कह रहा हूँ, आप इस पे सफाई देने के उतर गए भाई साहब। मैं नहीं दे रहा हूँ, आप बात तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, उस पर क्या मैं सफाई दूं। आप दर्शकों को भी भटका रहे हैं, अपने आप को भी भटका रहे हैं। दर्शक तो भटकेंगे नहीं, आप अपने आप भटक रहे हैं। नहीं, मैं भटक नहीं रहा हूँ, आप भटकाना चाह रहे हैं, आप भटकाना चाह रहे हैं। आप कांग्रेस के गुलाम नबी प्रश्न उठाया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आप उसका जवाब सुन लीजिए। देश की जनता को ये तय करने दीजिए। भरत सिंह सही कह रहे हैं कि अमित जी सही कह रहे हैं, आप तय मत करिए। आप तय करने वाले कोई नहीं होते। आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर अमित जी ने ये कहा है कि उतर के, जब मैं श्रीनगर में या जम्मू में उतरता था तब वहाँ की जनता ये पूछती थी आप इंडिया से आए हैं क्या, इसका मतलब क्या है? क्या वहाँ के लोग पाकिस्तानी है क्या वहाँ के लोग अपने आप को कुछ अलग समझते हैं क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं भी कश्मीर गया हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या था। अलगाववादियों को प्रमुखता दी जाती थी। आप मेरी बात सुनिए भरत सिंह जी, अब चूंकि आपने ये बात पूछी है तो इसका जवाब सुनिए आप। अलगाववादियों को कांग्रेस के शासन में प्रमुखता दी जाती थी, बढ़ा चढ़ा के रखा जाता था, सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता था और भागीदार बनाया जाता था, देश के साथ छल किया जाता था। और उस छल का नतीजा ये था कि भारत की जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया। भरत सिंह जी बात सुनिए आप, इस तरह के छल को भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मोहम्मद अमीन जैसे लोग भारत का नेतृत्व करते हैं, मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करते हैं। आप उनको न भटका सकते हैं, न किसी तरीके से गुमराह कर सकते हैं। बैठ के ये कहता है कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे सबके साथ होता था, कांग्रेस के रिजल्ट की बात है। डॉक्टर विजय खेरा जी, आपसे फिर एक बड़ा सवाल है कि अभी भी वहां की जनता का दिल जीतने के लिए भाजपा सरकार क्या कर रही है और कहां तक उनका दिल जीतने के लिए जाएगी। मोहम्मद अमीन साहब ने बड़ी बात कही है, आप अपने घर में सांप पाले हुए थे, दूसरे पे आरोप लगा रहे थे। डॉक्टर विजय खेरा जी जी, पहले मेरी एक बात सुन लीजिएगा। मुझे सिर्फ आपकी बात का जवाब नहीं देना है। आधा घंटे बहस चलने के बाद मुझे 2 मिनट मिलते हैं, उसमें भी मैं अगर आपकी बात का एक लाइन में जवाब दे दूं तो बाकी मैं बैठा ही रहूं, फालतू में मेरा आना है। 40 मिनट के बाद यू हैव गिवन मी ओनली 2 or 3 मिनट, और अभी हम जब बोलेंगे अब तब भी आप नहीं मुझे बोलने देंगे। नहीं विजय खेरा जी बोलिए, आप बोलिए जी। तो इतनी सारी बातें हो गई साहब, दुनिया भर की बातें बोल लेंगे बीजेपी के खिलाफ, फिर कौन जवाब देगा? वही आप ही देंगे। विजय खेरा जी बोलिए। तो मुझे अवसर देना चाहिए आपको 2-4 मिनट का कम से कम। देखिए हम बताएं आपसे, आज के कश्मीर में और कल के कश्मीर में 30 साल के अंदर जो बर्बादी हुई थी उस सब के आज की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है, सबको दिखाई दे रहा है। कल तक कोई कश्मीर जाने में डरता था। इंडिपेंडेंट टूरिज्म, बाहर का छोड़ो, विदेश का, हिंदुस्तान तक का आदमी, यहाँ का आसपास का, यही सोच के कि वो हमको हिंदुस्तानी नहीं समझते हैं और वहाँ पर आतंकवाद के कारण जाता नहीं था। आज खुलेआम जा रहे हैं। मेरे बच्चे होके आए, झांसी से 50 लोग गए जो 20 साल से सपने पाले थे कि हम जाके एक दिन कश्मीर घूमेंगे, अब सब घूम रहे हैं, किसी के सब बिल्कुल इंडिपेंडेंट। आतंकवाद की घटनाओं में इतनी कमी आ गई, लोग भूल गए कि लोग सड़कों पे जा ही नहीं सकते थे। 365 दिन कर्फ्यू लगा रहता था, आर्मी वाले तक डरते थे, उनको तक पीछे से गोली चलाने नहीं देते थे और वो उनके ऊपर पत्थर मारे चले जा। ये सब कहाँ चला गया? आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। इतनी भारी हैवी वोटिंग हो गई 40 साल के बाद, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। अगर जनता की नाराजगी पीडीपी और एनसी के ऊपर नहीं होती, इन सबको चुनाव में 4 सीटों पे हरा के भगा दिया, 6 सीटों के ऊपर रोके बैठ गए घर के अंदर। ये अपने आप में कहानी कहती है कि वहाँ के लोग क्या चाहते थे, उन्होंने क्या किया। एक उद्योग उन्होंने डेवलप नहीं दिया। आज हमने इतना 10,000 करोड़ रुपया उसमें लगा दिया है, आपने उनकी टूरिज्म मार के रख दिया। लोगों को 2 दिन की 2 समय की रोटी के लिए बच्चे तरस गए थे, वो टूरिज्म खुल गया। आज इतने लोग खुश हैं वहाँ पर और ये लोग कह रहे हैं कि खुश नहीं है। अगर खुश नहीं होते तो तुमको घर में नहीं बिठा देते पीडीपी के नेताओं को। उनको पहला मौका मिला, उन्होंने दिखा दिया और वोटिंग ने अपने आप में इतिहास रच दिया है। इसके बाद भी आप कह रहे हैं, अभी आप जो इन्होंने बताया था हमको इंडियन कहते थे लोग, आज वहाँ संविधान लागू हो गया, एक झंडा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को ना अपनी सत्ता चाहिए, ना उनका ये शौक है कि हमें वहाँ जिताएं लोग। हमको हिंदुस्तान की एकीकरण चाहिए थी, हमको एक भारत चाहिए था। एक भारत रच दिया मोदी जी ने। इतना लंबा इतिहास को हजारों साल तक याद रहेगा लोग मोदी जी ने क्या किया है।
पूरा विश्व चौंक गया है, कोई बोल भी नहीं सका, यूएनओ में भी आवाज नहीं उठा सका पाकिस्तान, उसका भी मुंह बंद किया गया। इतनी सारी बातें हो गई हैं दुनिया भर की, उसके बाद कह रहे वहाँ क्या नहीं है, वो इनको कुछ नहीं जो दिखाई दे रहा जमहूरियत है। की बात की थी हमने जमहूरियत वहाँ खड़े कर दिया। उल्टा टपका रहे हैं, ये मेरी बात को उल्टा कहना विजय चाह रहे हैं। खेरा जी एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। भरत सिंह जी कह रहे हैं मोदी जी को सत्ता नहीं चाहिए, मोदी जी को एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहिए, उसी दिशा में काम हुआ है। भरत सिंह जी ये जिम्मेदारी तो आपकी भी थी। नहीं, देखिए जिस तरह से खेला जी कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने एक आरोप लगाया, मुझे अभी मतलब बीच में आप बोलने नहीं दिए, मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सब लोग जो है वहाँ पे सिर्फ लूट और खरोच किए, वहाँ पे सिर्फ अपना घर भरे हैं। उन्होंने सिर्फ जो है जितने नेता हुए, चाहे वो जो भी पॉलिटिशियन हुआ या कोई भी व्यक्ति हुआ, सिर्फ जो है वो कश्मीर को लूटा है। लूटने का काम किसने किया आपको पता है? 370 धारा हटने के बाद, प्रसून जी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 370 धारा हटाया क्यों गया? 370 धारा हटाने के लिए इनके परम मित्र अडानी जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। भरत सिंह जी अब आरोप लगाते लगाते ऐसी बात मत करिए जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान मोदी का ऋणी हो गया। तीसरी बार सत्ता में लाया मोदी को, इसके बाद आप लोग कह रहे हैं ऐसी बात। अडानी दिखाई देते हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं। मतलब की बात मुझे करो। बताइए पिछले 15 दिनों पे ये कह रहे हैं कि मेरा परिवार घूम के आया, जमाने का परिवार घूम के आया, फलाने का परिवार घूम के आया। मैं कहता हूँ कि पिछले 10 दिनों में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं उनके ऊपर आतंकवादी घटनाएं हुए हैं, तो मुझे बताइए कि कहाँ से वहाँ पे शांति आ गई है? मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ शांति आई है। जो आतंकवादी हैं वो बिलों में घुसे हुए हैं और देश की जो जनता है वो अपने उनको किया उसको हम भुगत रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। अगर ये दावा करते हैं कि सब कुछ वहाँ पे सही है, मेरा मानना है, पर कश्मीरी पंडित क्यों नहीं वापस जाके वहाँ रहना चाहते हैं? क्यों कश्मीरी पंडित फिर भाग के आ गए? समय इनके है, नाम से तो तुम जिम्मेदार हो ना, क्यों नहीं जाना चाहते? अच्छा कि आपने बोल दिया, अपनी जिम्मेदारी बता दी कि आपने जो हरकतें की है, जो कांग्रेस ने और एनसीपी ने हरकतें की है, सरकार आप चला रहे हैं, सरकार में आप बैठे हैं, तो सरकार में 2 दिन में ठीक नहीं कर देंगे जो 60 साल में आपने बिगाड़ा है। करेंगे 60 साल में आपने जो सत्यानाश किया वो 2 साल में नहीं ठीक हो जाएगा। 60 साल में किसने सत्यानाश किया? ये आपने किया है। कश्मीरी पंडित किसने भगाए? आपने भगाए। किसने मारा? उनके रेप किसने किए? आपकी सरकार ने करवाया। किसने मारा? इतिहास में जो कांग्रेस के काल में घटनाएं, दुर्घटनाएं, नरसंहार हुए, उनकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आपको। मोहम्मद अमीन साहब, मोहम्मद अमीन साहब, मैं चाहता हूँ भरत सिंह की बात का जवाब दीजिए आप। इनका काम कम करिए इन लोगों का। जी बताइए। जी भरत सिंह जी तमाम तरह की बातें कह दिए, आप उसका जवाब दीजिए। देखिए भरत जी को कुछ भी कहना चाहिए, उनको तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि भूल गए हैं कि 70 सालों में क्या रहा। इस तरह से हमारे देश के अंदर एक 2 झंडे की सरकार थी, यहाँ पर तिरंगे को मानते थे लेकिन उसके साथ में अपनी पार्टी का झंडा रखते थे। वो 370 खत्म हो गया। आपका संगठन आरएसएस है, बोलने दीजिए भरत जी को, बोलने दीजिए, सुनिए जरा ध्यान से। वहाँ पे होटल में आरएसएस ने कितने साल तक झंडा नहीं फहराया है? तिरंगे झंडे का अपमान किसने किया है? भरत सिंह जी अब मेरी बात सुनिए। आप तीनों लोग, तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है, तीनों मेहमानों से आग्रह है कि अब मेरी बात सुनिए आप सभी लोग। मिल रहा है तो देखिए जो सबसे बड़ा बदलाव आया है भरत सिंह जी, जो नरसंहार का दशकों तक दौर चला वो दौर खत्म हुआ। आतंकवादी बिल में छिपे हुए हैं, देश की जनता खुलेआम घूम रही है। 1-2 घटनाओं से भारत की जनता को डराया नहीं जा सकता है। लोग लगातार कश्मीर में जा रहे हैं तिरंगा लेकर। योग दिवस पे कश्मीर की जनता आवाम आतंकवादियों को चुनौती देते हुए मोदी जी के साथ खड़ी रही। एक बहुत बड़ा मैसेज है। विजय खेरा जी, डॉक्टर विजय खेरा, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या कारण है कि अभी भी जनता के मन में बीजेपी उस तरीके से जगह नहीं बना पा रही है जैसे पूरे भारत में बना चुकी है? घाटी की बात कर रहा हूँ खासकर मैं। हमने आपसे पहले भी किया कि सबसे पहले हम उनको दिल जीतना है भारत के लिए।
पहला काम हमारा ये है, पहली जिम्मेदारी हमारी है कि जो अलगाववादी ताकतों ने उनके मन में जो भर दिया था, जो नई जनरेशन को बदल रहे थे, हमारा काम है उनके दिलों को जीतना भारत देश के लिए, भाजपा के लिए नहीं। भाजपा सेकेंडरी है, भाजपा आएगी जाएगी, मिटती रहेगी, बनती रहेगी। सवाल यह पहले देश हो जाए, जो नहीं तो एक दिन सुबह हम सो के उठते और देखा कश्मीर में पाकिस्तान का राज हो गया। कश्मीर को स्वर्ग नहीं नरक बना रखा था, कश्मीर को स्वर्ग नहीं नरक बना रखा था, अब स्वर्ग बन रहा है। खुद मिले हुए थे उन सबसे लोग, ये लोग उन सबको हमें पहले उनका दिल जीतने का काम, उन्हें भारत में मिला के उनके मन से बात निकलना चाहिए। इसीलिए हम वहाँ विकास कर रहे हैं। आज अभी देखना कुछ दिनों में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ट्रेन चल जाएगी, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज हमने बना दिया है। अब मैं क्या टूरिज्म तो जाके देखो, अभी आपने खुद ही बोला था, आपने शुक्ला जी खुद बोला था प्रसून भाई कि आज टूरिज्म की ये हालत है, कोई भी आदमी कहीं से भी जा रहा है श्रीनगर कल तक जो डरता था, और आराम से घूम के अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ देखिए हजारों फोटो, वहाँ के लोगों को फिर से बिजनेस मिल गया, रोटी मिल गई, लेकिन ये उसी से तड़प रहे क्योंकि इनका राज, इनका जो एकमात्र सत्ता पे काबू था, कब्जा था दोनों लोगों का, वो निकल गया हाथ से। इसलिए घबरा रहे। मोहम्मद अमीन साहब, उसमें आप भी आ जाना, आप भी आ जाएंगे। मोहम्मद अमीन साहब, ये खीरा साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं देश पहले है, वहाँ के लोगों को पहले उनका दिल साफ करना है और दिल साफ करके उनको जोड़ना है अपना। उनका दिल कैसे जीता जाएगा मोहम्मद अमीन साहब? उनको प्रसन्न जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश हमारा जो है प्रथम है, और देश के प्रथम के लिए वो हमारे नागरिक हैं, वो हमारे भाई हैं, उनको हमें अपने साथ जोड़ना है और उनको मुख्य धारा में ले आना है, और मुख्य धारा के साथ उनको निभाना है अपने भाई बंदी को। लेकिन जो बंदूक का जोर है वो लगता है अभी भी पूरा जोर वहाँ बना हुआ है। हाँ, उसको कैसे तोड़ा जाएगा उस ताने बाने को? ये उकसाने वाले जो है धीरे धीरे पकड़े जाएंगे। अब चूंकि इनके जो खलीफा हैं सब वो हार चुके हैं इलेक्शन में, वो परिवारवाद खत्म हो चुका है, अब वो मुख्य धारा में वहाँ के लोग जुड़ना चाहते हैं, जिसका नतीजा है कि वहाँ पे कोई आतंकवाद अब रह नहीं किया जाता। दो छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं, हर जगह होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको कितनी शांति के साथ स्टेज है। अच्छा भरत सिंह जी, अब मैं आप ही पे आ रहा हूँ, जरा उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप पे ही आ रहा हूँ। इसीलिए इलेक्शन होने की बात आ रही है। राज्य में अब इलेक्शन होगा, शांति है, तभी इलेक्शन होने वाला है। भरत सिंह जी, अब आपसे ही सवाल है, सुनिए मेरी बात। भरत सिंह जी मेरी बात सुनिए, भरत सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए, आप ही को जवाब देना है। 2 मिनट तक आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, 2 मिनट तक आप लगातार बोलते रहिएगा, बस मेरा सवाल सुन लीजिए आप। भारत जैसा होना चाहिए था, जैसे कश्मीर होना चाहिए था, आज उसी दिशा में तो बढ़ रहा है। आपने भी तो यही कल्पना की थी, लेकिन आज आखिर उस स्वर्ग को नरक बनाने की कयास जो लगते हैं या जो षड्यंत्र होता है, उसमें कई बार लगता है कि कई राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थों के कारण भी भागीदार बनते जा रहे हैं। कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। भरत सिंह जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं, मुझे इससे बड़ा आक्षेप है। इसलिए है कि 3 घटनाएं, देखिए प्रसन्न जी, मैं ये मानता हूँ कि भारत वहाँ की, जैसे हमारे भाई ने कहा कि वहाँ की जनता का दिल समझना पड़ेगा, वहाँ की जनता के दिल को जीतना पड़ेगा, और ये होना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई पार्टी हो। वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, वहाँ के लोग को खुश कैसे रह सकते हैं जब तक हम उनका दिल नहीं जीते। अरे दिल जीत लिया भरत सिंह जी, दिल जीत लिया। पर्यटन का क्षेत्र खुल गया है, रोजगार का क्षेत्र खुल गया है, गरीब से गरीब आदमी खुशहाल है। बस आतंकवादी नहीं खुश है, अलगाववादी नहीं खुश है। आप पता नहीं किसकी खुशी की बात कर रहे हैं। इसीलिए आज भारत सरकार सोच रही है चुनाव कराने की। हंसी इसलिए आती है कि देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात करके आप कहते नौकरी दे गया, 2000 लोगों को तो अभी कल बांटे हैं, जनता को नौकरी मिल गया, कल 2000 लोगों को आ रहे हैं। और उस नौजवान जो है देश के लिए शहादत देते हैं, उनको 4 साल की जो है अग्निवीर योजना का सौगात दे रहे थे। आप क्या बात करते हैं? अरे भरत सिंह जी, आप फिर मुद्दे से भटक गए। मतलब पूरी तरह से भाजपा में हो गए क्या? 4 साल की जगह उसका टेन्योर बढ़ा दिया गया भरत सिंह जी। अग्निवीर वाले लोगों का 7 साल 8 साल किया जा रहा है। अपडेट कर देता हूँ भरत सिंह जी, अग्निवीर के जो टेन्योर था 4 साल का, उसको 7 साल कर दिया गया है। भरत सिंह जी, समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देना पड़ रहा है। इस चर्चा में आप सभी मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।